तो नमस्कारम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो मेरे प्रिय छात्रों, मित्रों, साथियों एवं समस्त सम्मानित देशवासियों। स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल एज फिजिक्स में। वेलकम टू एज फिजिक्स। तो चलिए बिना विलंब करते हैं प्रारंभ। मित्रों, हम लोग बात कर रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा, जैसे जीडीसी, यूपीएचईएससी और अन्य राज्यों की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं जो भौतिकी विषय से संबंधित होती हैं, उनमें पूर्व में आए प्रश्न पत्रों का सॉल्यूशन यानी हल देख रहे थे। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे यूपी जीडीसी 2020 की वैकेंसी थी, जिसकी परीक्षा 2021 में हुई थी। उसमें आए हुए प्रश्न पत्रों के हल देख रहे थे और इस कड़ी में हमने 4 पार्ट इसके कंप्लीट कर लिए हैं और इन 4 पार्ट में आप ये देख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ये वीडियोज देख सकते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पे 63 क्वेश्चन कर चुके थे, 90 क्वेश्चन टोटल हैं। तो चलिए आज कुछ और प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। ठीक है, ये 63 ये लास्ट क्वेश्चन था जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये है आपका आइंस्टीन का ए बी कॉफिशिएंट। तो ये आइंस्टीन के बी कॉफिशिएंट, आइंस्टीन का बी कॉफिशिएंट, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, और आइंस्टीन के ए और बी कॉफिशिएंट में ये रिलेशन होता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ गिब्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। एक मिनट। second order phase transition, both in first and second order phase transition, neither in first order nor in second order phase transition। ठीक है, ये स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है कि गिब्स फंक्शन होता है, 4 फंक्शन होते हैं ना, इंटरनल एनर्जी, गिब्स और जो है एक इस तरह से 4 एंथैल्पी और एक और होता है। ठीक है, ये 4 फंक्शन होते हैं। तो इनमें कह रहा है गिब्स फंक्शन का जो फर्स्ट गिब्स फंक्शन कंटिन्यूअस कहाँ होगा, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, बोथ और या फिर किसी में नहीं। तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। देखिए गिब्स फंक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर में अगर बात करें, फर्स्ट ऑर्डर में केवल जो है गिब्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस, but its first derivative नहीं होता है। ठीक है, तो यानी फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन तो नहीं होगा। चलिए सेकेंड ऑर्डर में क्या देखते हैं। सेकेंड ऑर्डर में ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट ऑर्डर में ये डिसकंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस। सेकेंड ऑर्डर में क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर में गिब्स फंक्शन एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव आर कंटिन्यूअस, इसमें होगा। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव और इसका स्वयं का फंक्शन, ये दोनों ही कंटिन्यूअस होते हैं। लेकिन बट यहाँ पे एक वर्ड है कंप्रेसिबिलिटी, बट कंप्रेसिबिलिटी Cp इक्वल टू इसका एक्सप्रेशन माइनस टी डेल स्क्वायर जी अपॉन डेल टी स्क्वायर इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस।
और यहाँ पे जो गिब्स फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो दो फॉर्म में आता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गिब्स फंक्शन का, जैसे एक हो गया s इक्वल टू माइनस डेल जी अपॉन डेल टी पी, और दूसरा v इक्वल टू डेल जी अपॉन डेल पी टी। तो ये दो डेरिवेटिव इस फॉर्म में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि as the isotopic mass of mercury decreases for superconducting state, the critical temperature increases slightly, या critical temperature decreases slightly, the critical temperature remains constant, none of the above। ठीक है, ये सुपर कंडक्टिविटी से ये आई थिंक तीसरा क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन सुपर कंडक्टिविटी से रिलेटेड आते हैं जो करंट टॉपिक होते हैं, जैसे सुपर कंडक्टिविटी हो गया, क्वांटम से और भी क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं, तो इन सबको पढ़ने की आवश्यकता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। द क्रिटिकल टेम्परेचर, देखिए क्या होता है कि एक रिलेशन होता है क्रिटिकल टेम्परेचर में। क्रिटिकल टेम्परेचर Tc प्रोपोर्शनल टू 1/m, जहाँ पे m क्या है, आइसोटॉपिक मास हो गया। अच्छा, ये ऐसा भी प्रोपोर्शनल टू m की पावर माइनस अल्फा, जहाँ पे अल्फा की कुछ वैल्यू हो सकती है। कुल मिलाकर इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, हमें ये देखना है। क्योंकि रूट में है तो यहाँ से स्लाइटली अगर मास जो है डिक्रीज होगा तो क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन ए जो है ये सही है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। अब ये पूछ रहा है, कह रहा है कि गामा इमिशन इज एसोसिएटेड विथ ट्रांजिशन बिटवीन। गामा एमिशन किससे रिलेटेड होता है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं एटॉमिक एनर्जी लेवल, न्यूक्लियर एनर्जी लेवल, बोथ, नीदर ए नॉर बी। इन जनरल हम जानते हैं गामा रेडिएशन कहाँ से निकलता है, ये न्यूक्लियर से निकलता है, तो ये इसका न्यूक्लियर एनर्जी लेवल सही है। लेकिन एक इफेक्ट होता है जिसे कहते हैं मोज़ाइबर इफेक्ट, मोज़ाइबर इफेक्ट। ठीक है, इसमें आपका ये ऑप्शन सी, ठीक है, ये भी सही होता। अगर ये मोज़ाइबर इफेक्ट की बात करेगा तो इसमें दोनों में मतलब एटॉमिक एनर्जी लेवल और न्यूक्लियर एनर्जी लेवल बहुत सही होती हैं, क्योंकि इसमें इंटरनल कन्वर्जन जैसा एक घटना होती है, इनके माध्यम से इंटरनल कन्वर्जन कुछ होता है। ठीक है, तो बहुत डिटेल में नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। अगर इन जनरल पूछता है तो ये बी ऑप्शन सही होगा, नहीं तो मोज़ाइबर इफेक्ट में ये सी ऑप्शन भी सही हो सकता है। चलिए, रेडियल वेव फंक्शन ऑफ द हाइड्रोजन एटम आर गिवन इन टर्म्स ऑफ। देखिए हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक्सप्लेनेशन। तो हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है। हाइड्रोजन एटम में एक होता है रेडियल वेव फंक्शन। अब रेडियल वेव फंक्शन में जो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है वो आता है लेगारे, यहाँ पे ये जी है, लेगारे पॉलिनोमियल। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ लेगारे की जगह एसोसिएट दिया हो, एसोसिएटेड, तब आपको ये वाला एसोसिएटेड लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियल के लिए ये आपका जो है ये सही होगा, लेगारे पॉलिनोमियल। अगर एसोसिएटेड दिया होता तो हम एसोसिएटेड पे लगाते। और यहाँ पे दूसरा जो पार्ट है वो एंगुलर वेव फंक्शन या स्फेरिकल हार्मोनिक्स कह लेते हैं,
कभी क्यों स्फेरिकल हार्मोनिक, इसमें दो फंक्शन आएंगे। तो एंगुलर वेव फंक्शन में ये भी एसोसिएटेड लीजेंड्रे पॉलिनोमियल्स होता है। एसोसिएटेड लीजेंड्रे पॉलिनोमियल्स होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, एसोसिएटेड लगा है तो ठीक है, नहीं तो आप लीजेंड्री पॉलिनोमियल मारेंगे। लेकिन अगर एसोसिएटेड है तो एसोसिएटेड वाला ही कंसीडर करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे एक तीसरा केस देख लेते हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। इसके लिए भी याद रखिए, और इसके लिए होता है क्या, ये हर्माइट पॉलिनोमियल, ये भी पूछ सकता है, हर्माइट पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन नैनोट्यूब। कार्बन नैनोट्यूब में इसमें ऑप्शन तो बड़े सीमित हैं, क्यूबिक में नहीं आता, क्योंकि कार्बन नैनोट्यूब सिंथेसाइज करेक्टर होता है, सिंथेसाइज मटेरियल होता है। तो इसके लिए एक हेक्सागोनल शेप जो है, हेक्सागोनल ये जो है ब्रेवियस लैटिस में ही आती है, लेकिन ये हेक्सागोनल शेप में होता है। ठीक है, कार्बन नैनोट्यूब। और इसको जो है हनी कम्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हनी कम्ब। तो हेक्सागोनल या इसको हनी कम्ब शेप में भी कहते हैं। ये हो गया। इसी तरह से रमन इफेक्ट की बात करें तो रमन इफेक्ट में, ठीक है, रमन इफेक्ट में जो इसका होता है, इसमें वाइब्रेशनल और रोटेशनल दोनों स्टेट्स आती हैं। ठीक है, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉनिक नहीं आती है। तो रमन इफेक्ट में वाइब्रेशनल और रोटेशनल दोनों स्टेट्स आएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्बन 60, ये कहाँ गया, कार्बन 60 एग्जिबिट्स सिमेट्री ऑफ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो कार्बन इसमें जो ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन बी, सॉकर शेप। इसे ट्रंकेटेड आइसोहेड्रॉन भी कहते हैं। ठीक है, ट्रंकेटेड, ये क्या हो गया, ट्रंकेटेड आइसोहेड्रॉन शेप भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह का कुछ, ये सॉकर शेप में, कार्बन 60 किस में होगा, सॉकर शेप में। और यहाँ पे है कि particles are distributed in two-phase cells. Particles are distributed in two-phase cell. तो the number of microstate, इसमें कितने पॉसिबल तरीके हैं कि टू पार्टिकल्स को हम जो है, सॉरी, 5 पार्टिकल्स को 2 सेल्स में रखना है। 5 पार्टिकल्स को 2 सेल्स में रखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक क्लासिकल मेथड होता है। क्लासिकल क्या करेंगे, हम जो है इसको 2 की पावर 5 लिख देंगे। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स, और ये हो जाएगा 32। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 32। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ इस तरह से ये क्लास, बाकी अगर बोसान होंगे, ये क्लासिकल पार्टिकल के लिए हो गया, फर्मियान होंगे, बोसान होंगे, तो उसके लिए भी अलग अलग फंक्शंस आते हैं। इसके लिए हम लोग जो है जब थ्योरी पढ़ेंगे तो हम उसमें इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबे हो जा रहे हैं, तो हम केवल बस जो सीधे सीधे अगर कुछ फॉर्मूले हैं तो उनको हम डिस्क्राइब करेंगे। चलिए, न्यूट्रिनो, ठीक है, न्यूट्रिनो इज इमिटेड इन बीटा डिके। न्यूट्रिनो कहाँ पे इमिट होता है, बीटा डिके में इमिट होता है। बिल्कुल, ये बीटा डिके में जो न्यूट्रिनो का इमिशन है ये बिल्कुल नया था, और ये बी की जो है
वीक फोर्स से एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिनो बीटा डिके में आप फिर से यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में ये हो गया P प्लस एन नॉट प्लस ई, ये हो गया पॉजिट्रॉन का एमिशन। और अगर न्यूट्रॉन होगा तो न्यूट्रॉन क्या करेगा, एक पॉजिट्रॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन देगा प्लस एंटी न्यूट्रिनो देगा। ये रिएक्शन बार बार पूछी जाती हैं, इसलिए आप इनको याद रखें। ठीक है, और ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एट नील टेम्परेचर इन अ मैग्नेटिक मटेरियल, एट नील टेम्परेचर, तो यहाँ पे नील टेम्परेचर किसके लिए होता है, पहली बात तो जान लीजिए, नील टेम्परेचर परमिएबिलिटी इज मैक्सिमम, ठीक है, और परमिएबिलिटी इज मिनिमम, या ससेप्टेबिलिटी इज मिनिमम, या ससेप्टेबिलिटी इज मैक्सिमम। ये चार ऑप्शन है नील टेम्परेचर। थोड़ा सा बात कर लेते हैं, देखिए एक होता है क्यूरी टेम्परेचर, और ये जो है तो क्यूरी वीस लॉ होता है। इसमें क्या होता है, जो क्यूरी वीस लॉ, तो इसमें जो है टी माइनस ये जो ससेप्टेबिलिटी होती है, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल टू 1/T माइनस टी सी होती है। ये क्यूरी टेम्परेचर हो गया, ठीक है, ये क्यूरी बीस लॉ हो गया। तो ये एट क्यूरी टेम्परेचर, ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है एक्चुअली, T इज लेस देन, तो क्या होता है फेरोमैग्नेटिक कन्वर्ट्स, सॉरी ये ज्यादा की बात हो रही है, कन्वर्ट्स पैरामैग्नेटिक, ठीक है, कन्वर्ट्स इन पैरामैग्नेटिक। इसी तरह तो ये जो है क्यूरी टेम्परेचर किसके लिए है, फेरो मैग्नेटिक के लिए, आप ये जान लीजिए, फेरो मैग्नेटिक के लिए। और अगर बात करें नील टेम्परेचर की, नील टेम्परेचर ये एंटी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल के लिए डिफाइन होता है। किसके लिए, एंटी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। और ये क्या होता है, Tn मान लो, और व्हेन T इज ग्रेटर देन Tn, तो ये जो है पैरामैग्नेटिक में बदल जाता है, पैरामैग्नेटिक हो जाता है मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा आंसर है, इस केस में जो ससेप्टिबिलिटी होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। एट नील टेम्परेचर इन ए मैग्नेटिक मटेरियल ससेप्टिबिलिटी इज मैक्सिमम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गेज ट्रांसफॉर्मेशन इन विच, ये जो है कूलाम गेज कहते हैं इसको, ठीक है। लॉरेंज गेज अलग होता है, और गॉस गेज ये डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, लॉरेंज और कूलाम गेज होते हैं, जिसमें से कूलाम गेज की कंडीशन आपने पढ़ ली, और एक जो होता है लॉरेंज गेज, उसका भी जो है फॉर्मूला होता है। ये जब हम पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। और ये देख लीजिए 3He एंड 4He, यानी कि हीलियम के दो आइसोटोप्स हैं, और हीलियम के दो आइसोटोप्स में पूछ रहा है कौन सा बोसान है और कौन सा फर्मियान है। तो इसमें से आइसोटोप्स के लिए, आइसोटोप्स
के लिए हम क्या चेक करते हैं? मास नंबर, मास नंबर ए इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। और यहाँ पे हम इफ ए इज इवन देन आइसोटोप इज क्या है, तो क्या हो जाएगा? आइसोटोप बोसान होगा। और दूसरा इफ ए इज ऑड देन आइसोटोप इज फर्मियान, ठीक है। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे इसका मतलब 3He ये फर्मियान होगा, और ठीक है, और 4He ये बोसान हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? बोथ आर फर्मियान नहीं, दोनों नहीं है। बोथ आर बोसान ये भी नहीं है। 3He बोसान ये नहीं सही है, लेकिन ये वाला सही है कि 4He ये बोसान है, ठीक है। ऑल क्लियर? चलिए, तो इस तरह से हमने 75 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है which of the following is correct relation between common emitter current gain and common base current gain? देखिए, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में ये रिलेशन आप बना भी सकते हैं। जैसे बीटा क्या है? कॉमन एमिटर, ठीक है। तो कॉमन एमिटर करंट गेन में ये IC अपान आई, क्योंकि एमिटर कॉमन है तो यहाँ पे बेस होगा। और अल्फा क्या है? सॉरी, ये कॉमन बेस, हाँ ठीक है, तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। और अल्फा क्या है? कॉमन बेस कम, तो कॉमन बेस में IC आउटपुट हो जाएगा और IE ये इनपुट हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मान लीजिए बीटा बराबर ही हम निकाल रहे हैं, तो ये IC अपान IB और इनटू इनका जो रिलेशन होगा, अगर आप इसमें से IE और IB से IE से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, हाँ एक मिनट जी, तो ये IC अपान IB और इसमें IE से मल्टीप्लाई कर दीजिए, IE, तो ये क्या हो गया? ये हो गया IC अपान IE, ये IE, और ये हो गया, क्या हो जाएगा? IC IE अपान IB, ठीक है। और यहाँ पे IE अपान IB, ये ठीक है। तो ये हो गया अल्फा, और यहाँ से IE की जगह जो है, अब इसको हटाना है, तो इसमें कुछ, चलिए ये वाला मेथड थोड़ा सा जो है, इसमें काफी थोड़ा गुणा भाग करना पड़ेगा। हम लोग सिंपल सा ऑप्शन देख के समझ लेते हैं, ये वाला तरीका अपना लेते हैं। देखिए, अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू वो हमेशा क्या होगी? अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 हो, एक ही बार है काफी, लेस देन 1 होती है, मतलब 1 के बराबर होगी, लगभग हो रही है। एंड बीटा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होती है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन देख के चेक कर लेते हैं कि इसमें से किसमें अल्फा की बीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। तो इसमें जो ये वाला ऑप्शन है, ये बीटा इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, ये वाला ऑप्शन आपको जो है बीटा की वैल्यू
अल्फा से बहुत ज़्यादा अधिक। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन कर सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो बाद में जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो इसके डेरिवेशन की बात कर लेंगे। अभी के लिए बस देख लेते हैं आंसर। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व ऑफ ए हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट कर्व हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का क्या होता है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी यानी P ये होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, या इसे आप यू भी कह सकते हैं। तो u और के एक्स स्क्वायर में जब भी आप कोई जो है ग्राफ देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा। और ये किसका होता है, ये पैराबोलिक, ये पैराबोलिक होता है। तो ठीक है, फिर अभी के लिए यहाँ पे विराम देते हैं, और बाकी के अभी इसमें 13 क्वेश्चन रह गए हैं, इनको हम अगले लेक्चर में देखते हैं। और अगेन आपसे निवेदन है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स की या पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ जीआईसी की भी तैयारी कर रहे हैं, जीआईसी लेक्चरर, तो भी ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत काम आने वाले हैं। ये बहुत कठिन क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चंस है प्री के लिए, तो ये बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। और इसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं यूपी HESC या यूपी SSC से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी बात करेंगे। इसमें 3-4 सेट हैं और हम एक एक करके सारे सेट्स का सोल्यूशन देखेंगे। तो अगर आपके पास बहुत समय नहीं है तो कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही देख के जाइए, ये बहुत काम आने वाला है, बहुत मदद करने वाला है। प्रीवियस ईयर मस्ट है। ठीक है, आप थ्योरी पढ़ रहे हैं कितना भी पढ़ लें, लेकिन जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखेंगे तब तक कोई आइडिया नहीं लगता कि क्वेश्चन किस तरह से आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए, सफलता तो एक दिन मिलेगी ही। इसी शुभकामना के साथ चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।